नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। क्या दिल्ली का चुनाव रातों रात बदलने वाला है? दिल्ली के मिडिल क्लास के लिए जो ऑफर मिला है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 12 लाख इनकम टैक्स पर आपको बता दें कि 12 लाख की सैलरी तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जिस पुरुष या महिला की सैलरी एक महीने में 1 लाख रुपए होगी उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साल भर में 80,000 रुपए भी आपके बचेंगे, यानी कि हर महीने 6,666 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। मोदी सरकार की यह स्कीम दिल्ली चुनाव के लिए सबसे बड़ी स्कीम मानी जा रही है। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह जाकर ये कह रहे थे बचत बचत बचत। अब केजरीवाल सब कुछ जोड़कर 25,000 रुपए बचाने की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार के बजट में सीधे सीधे 80,000 रुपए बच रहे हैं। पैसे भी सीधे आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मोदी का यह बजट दिल्ली में वोट ट्रांसफर करने वाला बजट है। और आज के बजट के बाद दिल्ली का मूड क्या है? क्या दिल्ली का मिडिल क्लास मोदी की पार्टी का दिल्ली वाला वनवास खत्म करने वाला है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली जीतने वाला बजट लेकर आए हैं? क्या 12 लाख वाले ऑफर से दिल्ली में केजरीवाल को हराया जा सकता है? I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तालियों की इस गड़गड़ाहट को, मेज के इस थपथपाहट को सुनिए। ऐसा बहुत कम होता है जब नरेंद्र मोदी 1 मिनट तक लगातार मेज थपथपाए। मेज के इस थपथपाहट को सहेज कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है 8 फरवरी को मोदी एक बार फिर मेज थपथपाएं। नॉन स्टॉप ताली बजाएं। दिल्ली में वोटिंग 5 फरवरी को होगी, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन दिल्ली में मिडिल क्लास के वोटों की गिनती 1 फरवरी दोपहर 12:12 से शुरू हो गई है। पूरे 2 मिनट तक बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे में मोदी मोदी हुआ। मेज की थपथपाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ इंडी के खेमे में, राहुल के खेमे में, केजरीवाल के खेमे में मानो सन्नाटा पसर गया। प्रियंका गांधी शॉक थी, शशि थरूर शॉक थे, केसी वेणुगोपाल शॉक थे, राहुल तो नहीं दिखे, लेकिन कांग्रेस के खेमे में सबके चेहरे पर 12 बज गए थे, सबकी हवाइयां उड़ी हुई थी। मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया, देश के मिडिल क्लास को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया कि विरोधी खेमा कुछ समझ ही नहीं पाया। राहुल शुरुआत में तो वित्त मंत्री की बजट स्पीच सुन रहे थे, लेकिन जिस वक्त मिडिल क्लास को 12 लाख की इनकम तक टैक्स में छूट का ऐलान हुआ, उस वक्त राहुल संसद में नहीं दिखे। और जब बाहर निकले तो मोदी के मिडिल क्लास वाले मास्टर स्ट्रोक पर सिर्फ नॉट रेडी वाला कमेंट ही कर सके। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। So what you have to say about the budget, sir? Not ready. So what you have to say about the budget, sir? Not ready. 2005 में मोदी के मास्टर स्ट्रोक का झटका विपक्ष को कितना गहरा लगा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जो प्रियंका गांधी 12 लाख छूट के ऐलान के वक्त संसद के भीतर सदमे में थी, वो प्रियंका संसद से बाहर आकर भी कैमरे पर कुछ ना बोल सकी, बिना कोई रिएक्शन दिए ही आगे निकल पड़ी। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये नरेंद्र मोदी का बजट है। ये मिडिल क्लास का दिल जीतने वाला बजट है, जिसे देश ने स्वीकार कर लिया है, जिसे दिल्ली ने स्वीकार कर लिया है। तो क्या 8 फरवरी से पहले राहुल को, केजरीवाल को, मोदी के हाथों एक और हार का सामना करना पड़ा है?
और क्या इसीलिए मोदी अपने तीसरे टर्म के पहले फुल बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए की छूट वाला ऑफर लेकर आए हैं? बहुत बढ़िया बजट है। इसे कहते हैं ड्रीम बजट। बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। सबों के हित में यह बजट है। एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट है। यह मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। ड्रीम बजट कहा जा सकता है। मुझे लगता है शायद ये भारत के इतिहास के सबसे युगांतकारी बजट में से एक है। ये आम व्यक्ति का बजट है। क्या सच में 1 फरवरी का असर 5 फरवरी पर पड़ेगा? और क्या 8 फरवरी को इसका रिजल्ट दिल्ली में चुनावी नतीजे में देखने को मिलेगा? नरेंद्र मोदी 2014 से ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतते आए हैं। मोदी ने बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन इस पीरियड में मोदी की पार्टी को हर बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार ही मिली और इसकी वजह थे दिल्ली के मिडिल क्लास वोटर्स, यानी दिल्ली का वो तबका, वो क्लास जो आम आदमी पार्टी के फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस वाले जुमले में फंसा हुआ था। लेकिन अब उस मिडिल क्लास के पास मोदी का सबसे बड़ा ऑफर आया है। तो क्या मोदी का यह ऑफर दिल्ली में गेम चेंजर साबित होगा? अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। नए टैक्स रिजीम में 8 लाख सालाना इनकम वालों के 30,000 रुपए बचेंगे, 9 लाख की इनकम वालों के 40,000, 10 लाख वालों के 50,000, 11 लाख वालों के 65,000, 12 लाख वालों के 80,000, 13 लाख वालों के 25,000, 14 लाख वालों के 30,000, 15 लाख वालों के 35,000, 16 लाख वालों के 50,000, 17 लाख वालों के 60,000, 18 लाख वालों के 70,000, 19 लाख वालों के 80,000, 20 लाख वालों के 90,000, 21 लाख वालों के 95,000, 22 लाख वालों के 1 लाख, 23 लाख वालों के 1,05,000, 24 लाख वालों के 1,10,000 और 25 लाख या उससे ऊपर वालों के 1,10,000 रुपए सालाना बचेंगे। मोदी सरकार ने 12 लाख की इनकम पर टैक्स में छूट देकर पूरे देश के मिडिल क्लास को 2025 का ड्रीम बजट दिया है। देश की कुल आबादी में करीब 31% यानी 43 करोड़ 40 लाख की आबादी मिडिल क्लास है। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी 45% यानी 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा है और दिल्ली में यही मिडिल क्लास 32 साल बाद देश की राजधानी में बीजेपी की सरकार बनवा सकता है। यह कैसे होगा, अब आपको यह समझाते हैं और इसके लिए पहले आपको देश के मिडिल क्लास का डेटा देखना होगा। यह समझना होगा कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स माफ होने से देश में कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 7 करोड़ 97 लाख टैक्स पेयर्स में से 7 करोड़ टैक्स पेयर्स की टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी, यानी उन्हें सालाना 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देश के 64% रिटर्न फाइल करने वालों को जीरो टैक्स लायबिलिटी थी, जो अब बढ़कर 85% हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 85% टैक्स पेयर को अब कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। ये तो हुई देश की बात। अब सवाल है कि दिल्ली के मिडिल क्लास को मोदी सरकार के ड्रीम बजट का कितना फायदा मिलेगा। तो आंकड़े देख लीजिए।
दिल्ली में रहने वाले 45% मिडिल क्लास यानी 1,55,00,000 से ज्यादा की पर कैपिटा इनकम 5,31,000 रुपए है। और अब 12 लाख की सालाना इनकम तक टैक्स में छूट मिलने के बाद दिल्ली के 1 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास वोटर्स को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और इस वर्ग के हर वोटर की प्रति महीने 6,666 रुपए की बचत होगी। सालाना ये बचत करीब 80,000 रुपए की होगी। इस महीने 6,500 रुपए से ज्यादा की बचत दिल्ली के मिडिल क्लास के बीच मोदी का ये ड्रीम बजट 5 फरवरी की वोटिंग से पहले ही पहुंच चुका है। और इसका पॉजिटिव ट्रेंड अभी से साफ साफ दिखने लगा है, क्योंकि मोदी दिल्ली और देश के मिडिल क्लास की जेब से पैसे निकाल नहीं रहे, उल्टे उनकी जेब में पैसे डाल रहे हैं। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। मिडिल क्लास मोदी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। इसने 2014, 2019 और 2024 में मोदी को निराश नहीं किया। तीनों लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट दिया। 2014 में 32% से ज्यादा मिडिल क्लास वोटर्स ने मोदी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा 38% पर पहुंच गया। रही बात 2024 की, तो मिडिल क्लास वोटर्स में बीजेपी को 3% का नुकसान हो गया और वो 35% पर आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 पर आने के पीछे एक बड़ी वजह तो 3% मिडिल क्लास वोटर्स भी थे, जो दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट कर गए। मगर फिर मोदी ने कोर्स करेक्शन किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के मिडिल क्लास ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन मोदी यह करिश्मा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी तक नहीं दिखा पाए। इसकी एक बड़ी वजह है कि दिल्ली का मिडिल क्लास वोटर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही वोट देते आया है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको 55% और बीजेपी को 35% मिडिल क्लास वोटर्स का साथ मिला था। 2020 में बीजेपी थोड़ी आगे बढ़ी और तब आपको 53% और बीजेपी को दिल्ली के 39% मिडिल क्लास वोटर्स ने वोट दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर मिडिल क्लास का पैटर्न बिल्कुल अलग दिखा। 24 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के 50% मिडिल क्लास वोटर्स ने बीजेपी, 32% ने आम आदमी पार्टी और सिर्फ 16% ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया। यानी लोकसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मोदी और केजरीवाल में बेसिक फर्क ही मिडिल क्लास वोट बैंक का है। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में यह पूरी तरह बदल सकता है। नरेंद्र मोदी का 12 लाख वाला ऑफर दिल्ली के मिडिल क्लास को पूरी तरह बीजेपी की ओर शिफ्ट कर सकता है और यह संभव है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो चलिए कुछ और फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के 52 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड ले रखी थी। अगर बीजेपी ने लोकसभा वाली ये लीड विधानसभा में मेंटेन कर ली तो कम से कम 5% एक्स्ट्रा वोट शेयर हासिल कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो 5% की बढ़त के साथ दिल्ली में बीजेपी अपना वोट शेयर 44% तक पहुंचा सकती है। उस सिचुएशन में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटकर 49% तक आ सकता है।
बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 की 7 सीटें देकर दिल्ली वालों ने, दिल्ली के मिडिल क्लास ने मोदी से यही उम्मीद तो की थी कि वो उनके बारे में फैसले लेंगे, इनकम टैक्स में उन्हें बड़ी राहत देंगे। मोदी ने वो काम कर दिया। दिल्ली के 45% मिडिल क्लास को उनके सालाना 12 लाख इनकम पर टैक्स के झंझट से मुक्त कर दिया। और अब अगर इसी मिडिल क्लास ने 5 फरवरी को कमल का बटन दबा दिया तो 8 फरवरी को नतीजा बड़ी आसानी से मोदी के पाले में आ जाएगा। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। मोदी ने तो अपना काम कर दिया, मिडिल क्लास को खुश कर दिया, लेकिन मोदी के ड्रीम बजट ने विरोधियों की नींद जरूर उड़ा दी है। मेज थपथपाते मोदी की इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की घबराहट बहुत तेज हो गई है। राहुल संसद भवन में तो कुछ नहीं बोले, सोशल मीडिया पर बुलेट और बैंड एड वाला टेक्स्ट लिखकर बजट को कोस रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं। शनिवार दोपहर बजट पर बिना कुछ कहे चुपचाप निकलने वाली प्रियंका भी इस बजट के बहाने मोदी मोदी कर रही हैं। आज आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई, एक भी बात नहीं हुई। आप ध्यान में रखिए कि इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। बाकी जो जनता है, 135 करोड़ जनता जो है, वो टैक्स भी नहीं दे सकती, कमा नहीं रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि कमर टूटी जा रही है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये कांग्रेस का वही इकोसिस्टम है जिसने पिछले 10 सालों में क्या क्या नहीं कहा। मोदी सरकार के हर बजट को फ्लॉप शो करार दिया। हर बजट सत्र के बाद इसी विपक्ष ने शोर मचाया कि मोदी ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस इस बार भी वही कर रही है। मिडिल क्लास को मिले 12 लाख वाले रिलीफ को मोदी का जुमला बता रही है। सच क्या है? सच ये है कि यूपीए के वक्त 2005 में 1 लाख रुपए के इनकम तक टैक्स में छूट मिलती थी। 2012 में 2 लाख रुपए के इनकम तक टैक्स में छूट मिलती थी, मगर फिर मोदी आए और छूट की लिमिट बढ़ती चली गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। 2019 में यह छूट 5 लाख तक पहुंची, 2023 में 7 लाख और अब 2025 में 12 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं। 2014 में 8 लाख रुपए कमाने वाले को तो 1 लाख रुपए का टैक्स देना होता था, अब उनको 0 टैक्स देना है, यानी साल में 1 लाख रुपए मोदी ने उनकी जेब में वापस डाल दिए। 2014 में 12 लाख रुपए कमाने वाले को 2 लाख रुपए का टैक्स देना होता था, अब उनको भी 0 टैक्स देना है, यानी मोदी ने उनके 2 लाख रुपए बचा दिए। 2014 में 24 लाख कमाने वालों को 5,60,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब उनको केवल 3 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। इस तरह साल के 2,60,000 रुपए बच गए। इन फैक्ट्स एंड फिगर से क्लियर है कि मोदी एरा और यूपीए एरा में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी की सरकार में मिडिल क्लास से लेकर हर इनकम ग्रुप का फायदा हो रहा है, इसीलिए तो हर चुनाव में देश मोदी को ही चुन रहा है, इसीलिए मोदी विरोधी इकोसिस्टम इतना तड़प रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की। संगमनोज के पास पिलर नंबर 155 पर योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे।
मौनी अमावस्या को यहीं से भगदड़ भी शुरू हुई थी। योगी ने अफसरों को एक एक बात बहुत बारीकी से समझाई। मुख्यमंत्री ने अखाड़ों के साधु संतों से भी मुलाकात की। अगले 48 घंटे बाद योगी को फिर अमृत स्नान की पूरी तैयारी करनी है। करीब 3 करोड़ हिंदू उस दिन डुबकी लगाने आएंगे। योगी ने आज इशारा किया कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जग हंसाई हो जाए। कौन लोग हैं आखिर जो इस तरह की बातें चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ के बहाने विरोधियों के निशाने पर योगी क्यों? 12 साल बाद कुंभ आता है। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। क्या योगी की सनातन शक्ति से विरोधी डर गए हैं? योगी क्यों कह रहे हैं षड्यंत्रकारियों से सनातनी सावधान रहें? कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। योगी महाकुंभ मेला क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। विरोधी संसद में महाकुंभ पर हंगामा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। योगी को 3 फरवरी के अमृत स्नान की फिक्र है, इसलिए वो घाट घाट घूम रहे हैं। 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, उसे दुरुस्त करवा रहे हैं। विरोधी राजनीति चमकाने के चक्कर में कभी लाशों के आंकड़ों पर तो कभी व्यवस्था पर बवाल काट रहे हैं। 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था, तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? योगी का अगला इम्तिहान 3 फरवरी को है, जब वसंत पंचमी के दिन नागा साधुओं के साथ 13 अखाड़ों के अमृत स्नान होंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की तरह कोई बाधा न पड़े। फिर प्रयागराज आकर योगी ने यह सुनिश्चित कर दिया है। मौनी अमावस्या को 8 करोड़ हिंदुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। वसंत पंचमी को 3 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले योगी ने संतों सन्यासियों से मुलाकात की। 144 साल बाद हिंदुओं के सबसे बड़े मेले में जग हंसाई का प्रोग्राम बनाने वाले विरोधियों को जवाब दिया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने महाकुंभ मेले की व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव किए हैं। सभी वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं ताकि आम लोग आराम से आस्था की डुबकी लगा सकें। महाकुंभ के लिए बनाए गए 30 पांटून पुल में से 20 खोल दिए गए हैं। 29 को मौनी अमावस्या के दिन 22 पांटून पुल बंद या रिजर्व थे। पांटून पुलों पर पुलिस की ज्यादा टीमें डिप्लॉय की गई थी। रेलवे स्टेशनों से महाकुंभ मेला क्षेत्र तक वन वे सिस्टम लागू किया गया है। योगी ने एक एक इंतजाम का खुद निरीक्षण किया है, लेकिन विरोधी आस्था के महापर्व पर व्यवस्था के नाम पर भय का माहौल बनाने लगे हैं।
अखिलेश यादव महाकुंभ मेला क्षेत्र के इंतजाम सेना को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। अखिलेश चाहते हैं कि महाकुंभ अगर सेना के हवाले हो जाए तो वो माहौल बना सकें कि योगी हिंदुओं के सबसे बड़े मेले की तैयारी में फेल हो गए। योगी उन्हें याद दिला रहे हैं अयोध्या में उनकी पार्टी ने क्या किया था, राम मंदिर के निर्माण में कितनी अड़चनें डाली थी, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी, 2013 के कुंभ को आजम खान के हवाले कर हिंदुओं की क्या दुर्दशा की थी। पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हिंदू मेला क्षेत्र में सनातन के पवित्र स्थलों का दर्शन करते हैं, उसमें कोई असुविधा ना हो, इसलिए वसंत पंचमी के दिन अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 3 तारीख को बसंत पंचमी है, उस दिन भी अमृत स्नान है। तमाम अखाड़े, नागा बाबा, संत साधु, महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के स्नान करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद थे, संगम एरिया में मौजूद थे, संगम नोज पे जहाँ पे पब्लिक स्नान करती है, वहाँ पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। ये जो मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं, इन दोनों लकड़ी के जो बैरिकेड्स हैं, इनके दूसरी तरफ का जो इलाका है, ये पब्लिक के लिए, यहाँ पर पब्लिक स्नान करेगी। 3 तारीख की अगर हम बात करें, पब्लिक के लिए यह पूरा का पूरा जगह है जहां पर स्नान किया जाएगा। और क्योंकि यहीं पर भगदड़ हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर इस बार इस तरीके की तैयारी की गई है कि दूसरी तरफ ये अखाड़ा वाला रूट है, फिलहाल पब्लिक के लिए खुला हुआ है। उस दिन जितने सुबह सुबह तमाम अखाड़ों के संत महात्मा, महामंडलेश्वर, नागा बाबा यहाँ पर स्नान करने के लिए इस रूट से आएंगे, उस वक्त ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पर संत महात्मा होंगे तो दूसरी तरफ पब्लिक होगी। और ये जो बीच का पैसेज है, ये जो आप बीच का पैसेज देख रहे हैं, इस पैसेज को पूरी तरीके से एक सिक्योर रखा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस रहेंगी, साथ ही पुलिस रहेगी। नाग बासुकी, लेटे हनुमान मंदिर, अक्षयवट, भरतकूप और भारद्वाज आश्रम की तरफ जाने वाले मार्गों को खोल दिया गया है। रास्तों के किनारे अवैध दुकानें लगाने वालों को वहां से हटा दिया गया है। वीआईपी मूवमेंट के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया गया है। संगम तट पर बोल्डर्स और घास वाले क्षेत्रों में बैठने लेटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घर भेजने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। मौनी अमावस्या के बाद जो हजारों श्रद्धालु वहां फंसे थे, उन्हें 700 ट्रेनों में बिठाकर गंतव्य तक रवाना किया गया है। योगी का संदेश क्लियर है, सनातन के मेले में तैयारी फुल है, किसी हिंदू को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। वसंत पंचमी का अमृत स्नान अखाड़ों के लिए भी खास है। इसके बाद ज्यादातर अखाड़ों के साधु संत अपने आश्रमों और डेरों में लौट जाएंगे।
नागा साधु भी अपने रहस्य लोक में फिर गुम हो जाएंगे। इसीलिए 3 फरवरी के अमृत स्नान की अभूतपूर्व तैयारी योगी सरकार ने की है। इसी जगह पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पहुंचने के बाद ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र है, जहां पर पब्लिक स्नान करती है, इस 155 नंबर पिलर के पास आकर जायजा लिया सुरक्षा का। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि स्नान करने के बाद पब्लिक घाट पर बैठे ना, सोए नहीं, ताकि जब पीछे से भीड़ आती है उस दौरान किसी भी तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और 3 तारीख की किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है, क्या क्या इंतजाम और करने चाहिए, इसी को लेकर यहां पर घूमते हुए सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं लकड़ियों के, उन लकड़ियों के बैरिकेड्स में जाली लगाई गई है ताकि लोग कूदने की कोशिश ना करें। यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो यहाँ पर बैठे नहीं, और अगर पब्लिक कहीं पर बैठती है तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठना नहीं है, स्नान करके वापस चले जाएं। तो इस तरीके से तैयारी है प्रशासन की 3 तारीख को लेकर। 29 जनवरी की घटना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 13 अखाड़ों ने अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ मेला क्षेत्र से ही जवाब दिया। सनातन के लिए, महाकुंभ के लिए मोदी और योगी के काम पर मुहर भी अखाड़ों ने लगाई। आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर जी महाराज ने जब से उत्तर प्रदेश में शासन अपने हाथों में लिया है, तब से सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। विश्व में सभी लोग हतप्रभ हैं, चकित हैं, और पूरा सनातन जगत उल्लसित है इस महाकुंभ को लेकर। इस महाकुंभ का जिस महापुरुष ने अद्भुत संकल्प किया विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा संत समाज सुरक्षित है, अत्यंत सम्मानित है। इस प्रकार से जो हम आज सम्मानित हैं, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा आज जो हम देख रहे हैं, इससे पूर्व में ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन अखाड़ों से करोड़ों हिंदू जुड़े हुए हैं। जब अखाड़े योगी के साथ हैं तो विरोधी कुछ भी कर लें, उन्हें राजनीति में कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2014 में मोदी और 2017 में योगी के सत्ता में आने के बाद सनातन का वैभव कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जहां आगरा में ताजमहल देखने हिंदू जाते थे, अब वो अयोध्या और काशी जा रहे हैं। जो लोग आगरा जाते थे, आज पूरी दुनिया प्रयागराज, अयोध्या और काशी जा रही। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तप का फल है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों के लोग भी सनातन के वैभव से अभिभूत हैं। जो लोग महाकुंभ में जगहसाई का मौका देख रहे थे, उन्हें संगम नोज में पूरा जग दिख जाएगा। 70 से ज्यादा देशों के विदेशी डेलीगेट्स ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और अपने साथ गंगा जल ले भी गए। अतिथि देवो भव, ये सूत्र वाक्य भारतीय टूरिज्म का है, लेकिन महाकुंभ में आज ये सूत्र वाक्य है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। 118 फॉरेन डेलीगेट्स आज यहां संगम नोज पर पहुंचे हैं, यहां भारतीय संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। सबका तिलक और माला के साथ स्वागत किया गया है। 1, 2, 3 टेक अ प्रॉपर डिप, यू वोंट फील कोल्ड। व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर कमिंग हियर एंड हाउ डिड यू फाइंड थिंग्स हियर? Well, pretty much the same. It's very justified expectation. Yeah. तो यहाँ इनके चेहरे का आनंद देख सकते हैं। जो शुरुआत में हल्की सी हेजिटेशन थी पानी की ठंड की वजह से, वो हेजिटेशन अब नहीं है और यहाँ माला लेकर वो यहाँ आए हैं। You are from, sir? I'm from Jamaica. 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 How do you describe this Sangam? Well, this is a spiritual experience. I have yet to deconstruct it in my mind what I'm actually feeling. Okay. But as you can see,
I feel thoroughly energized by the water. Me, I'm from Cambodia. The new ambassador just arrived about 2 months. You took a dip here at Sangam. What you have heard about it and how you are feeling right now? I'm not sure about it, but I just heard that maybe you dip inside here, or the bad thing in your body will go out and the good thing will come in. I hope. I think so. Yes. Yeah. So are you getting those vibes? Yeah. उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बुरी चीजें बाहर निकल जाती हैं और अच्छी चीजें समाहित हो जाती हैं, ये सुना है और ये महसूस कर रही हैं और खुशी इनकी देखने लायक है। कहा कि अभी मैं मेस्टर बनी हूं और आते ही ये आयोजन होना मेरे लिए बेहद खास है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी आस्था पर व्यवस्था में खामियां खोज रही है। पूरा जग सनातन आस्था में संसार की व्यवस्था देख रहा है। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की।